नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श अपने परिवार से कहेगा कि आप लोग ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं अंधा हूँ। 3 साल से आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल पहले हम सब मिलकर क्रिकेट मैच देखा करते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन 3 साल से किसी ने इस घर में क्रिकेट मैच नहीं देखा जिससे कि मुझे ये एहसास ना हो कि मैं नहीं देख सकता हूँ। माँ को ग्लास के आवाज़ इतने पसंद है, लेकिन आज घर में एक भी ग्लास का आवाज़ नहीं है। सबको उठाकर स्टोर रूम में रख दिया गया है, जिससे कि अगर मैं टकरा जाऊंगा तो वो टूट जाएगा और मुझे तकलीफ होगी। माँ, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों सह रही हो? क्यों होता है तुम्हें इतना दर्द? क्यों नहीं एक्सेप्ट करती इस बात को? माँ कहती है कि बेटा, मुझे कोई दर्द नहीं होता है और तू नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा है। वो माँ के हाथ छूते कहता है कि माँ, तुम्हारे हाथ से मसालों की गंध आ रही है। तुम आज किचन में गई थी और ये इस बात का सबूत है कि तुम्हें दर्द हुआ है, क्योंकि तुम किचन में तभी जाती हो जब तुम बहुत दुखी होती हो। दादाजी कहते हैं और राजवी बहू जब भी किचन में जाती है हमारी तो पार्टी हो जाती है, मजे मजे का खाना खाने को मिलता है। दर्श कहता है कि माँ, अब मैं कहीं भी जाऊंगा ये छड़ी मेरे साथ रहेगी। घर के अलग अलग कोने में ये छड़ी रखवा दो। शोभित से कहता है कि हर जगह ये छड़ी होनी चाहिए, और अगर आज मेरे हाथ में ये छड़ी होती है ना माँ, तो उस लड़की को पता चल जाता कि मैं ब्लाइंड हूँ, वो मुझे जबरदस्ती डांस फ्लोर पर नहीं खींचती। माँ, तुम क्यों ये साबित करने पर तुली हो कि मैं नॉर्मल हूँ? मेरी शादी की जिद छोड़ दो, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। माँ उसके हाथ से छड़ी छीन लेती है और उसे तोड़कर फेंक देती है और कहती है कि तुझे इस छड़ी की जरूरत नहीं है, और तेरी जिंदगी में एक ऐसी ही लड़की आएगी जो तुझे कभी इस छड़ी का सहारा नहीं लेने देगी। माँ एकदम से आगे बढ़ती है, माँ का पाँव टकरा जाता है, बेटा संभाल लेता है। माँ कहती है कि देखा तूने, तू जब अपनी माँ को संभाल सकता है तो तू दुनिया में कुछ भी संभाल सकता है। बेटा, तू ये क्यों नहीं मानता कि तेरे अंदर कोई कमी नहीं है? तू तो नॉर्मल से भी बेहतर है। माँ चली जाती है। दर्श मन ही मन सोचता है कि माँ, आज या कल तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैं अंधा हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। इधर नंदिनी को खाना नहीं मिला है, बेचारी भूखे पेट ही सो रही है, उससे नींद भी नहीं आ रही है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए 4 गिलास पानी पी चुकी है। कानोड़ा को देखती है और कहती है कि मुझ पर ऐसे मत हंसो। उसके बाद अपने पेट पर दुपट्टा बांध लेती है जिससे भूख का एहसास कम हो। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है। वो जल्दी से लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है, सोने की एक्टिंग करती है। उसकी बड़ी बहन बांसुरी वहाँ पर आई है। वो उसे देखती है और सोचती है कि ये पेट पर कपड़ा बांध कर क्यों सो रही है? ऐसा तो नहीं कि इसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। उसे बहुत दुख होता है। उसके पास बैठ जाती है, कहती है कि नंदिनी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता होता कि तेरा ये हाल होगा तो मैं कभी शादी नहीं करती, हमेशा तेरे साथ ही रहती, पर क्या करूं, मैं मजबूर हो गई हूँ। सॉरी बहन। तभी उसकी सास उसे आवाज़ लगाती है, उसे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद नंदिनी अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए बिग बहन, आज मेरी वजह से तेरी मुँह दिखाई की रस्म जो नहीं हो पाई। इधर दर्श के घर में सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं। चाची अपने हस्बैंड से कहती है कि चेतन, जरा दाल का डोंगा आगे करिए, मुझे दाल लेना है। वो अपना बाउल आगे करती है तो दर्श एकदम से खड़ा हो जाता है, कहता है कि चाची, आज मैं सर्व करूंगा, अपने बाउल मुझे दीजिए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहता है, दीजिए ना, क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? माँ, क्या हुआ, आप क्यों चुप हो गई? माँ कुछ नहीं कहती है, बाउल उसके सामने रख लेती है। वो दाल सर्व करने की कोशिश करता है तो दाल बाहर गिरने लगती है। सबको बहुत दुख होता है। माँ एकदम से कटोरा आगे कर देती है जिससे कि दाल सही जगह पर गिरे। खैर, दर्श दाल सर्व कर देता है, कहता है कि थैंक गॉड, मैंने बिल्कुल सही तरीके से दाल सर्व करी, आज खाना सबको मैं सर्व करूंगा। सब इस बात से चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि दर्श को तकलीफ होगी अगर उससे कोई गलती हो गई तो। दादाजी कहते हैं कि गुड आइडिया, आज ऐसा करेंगे, सब एक दूसरे को खाना सर्व करेंगे। दर्श अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। माँ कहती है मन ही मन कि बेटा, तू लाख कोशिश कर ले ये साबित करने की कि तू नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। माँ अकेली है, उदास है, स्विमिंग पूल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आज दिन भर हुई बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। तभी परिवार के सभी सदस्य आ जाते हैं। दादाजी सबको उकसाते हैं। सबसे पहले उनके हस्बैंड उसके पास आते हैं और उसे एक गुलाब का फूल देते हैं, और इसके बाद सारे परिवार के सदस्य आते हैं, एक एक करके उसे एक एक गुलाब का फूल देते हैं। वो सब उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी शोभित भी आता है। वो भी अपनी माँ को एक गुलाब का फूल देना चाहता है तो माँ उस पर भड़क पड़ती है।
कहती है क्या जो कुछ भी हुआ दर्श के साथ वो तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि दर्श के साथ ही रहना, तुम कहाँ चले गए थे। वो कहता है कि माँ मैं तो बस भाई को खुश करने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने फ्रेंड्स के पास छोड़कर चला गया था। माँ कहती है कि कोशिश कोशिश क्यों करते हो ऐसी कोशिश, तुम्हारी कोशिश की वजह से मेरे बेटे की यह हालत है। भूल गए 3 साल पहले तुम अपने भाई को सरप्राइज करने की कोशिश करने के लिए ऑफिस गए थे उसको रिसीव करने, और उसके बाद क्या हुआ। तुम्हारी इन्हीं कोशिशों की वजह से मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल के रह गई है। माँ वहाँ से चली जाती है, कहती है आज मुझे किसी और से भी हिसाब चुकता करना है। बेटा रोने लगता है, पापा उसके पास आते हैं, कहते हैं कि बेटा माँ है नाराज़ है। वो कहता है कि माँ एहसास ना भी दिलाए तो मुझे हर पल इस बात का एहसास होता है कि मेरी गलती की वजह से भाई की यह हालत हो गई है। वो याद करने लगता है 3 साल पहले की वो घटना। वो अपने भाई को लेने ऑफिस गया था, दोनों भाई गाड़ी में आ रहे थे। शोभित गाड़ी काफ़ी तेज चला रहा था। दर्श उसे टोकता है कि भाई 100 से ज़्यादा स्पीड मत कर, लेकिन वो नहीं मानता है। और तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है जिससे कि उनकी गाड़ी टकरा जाती है और वो एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दर्श की आंखें चली गई। इधर हम देखेंगे कि राजवी बैठी है द्वारकाधीश के मंदिर के सामने, कहती है कि नहीं आऊंगी अंदर, नहीं करूंगी मैं तुम्हारे दर्शन। तुमने मेरे बेटे के साथ मेरे साथ कितना गलत किया है। आप तो पूरी दुनिया की पुकार सुनते हो, क्या एक माँ की पुकार आपको सुनाई नहीं पड़ती? क्यों किया आपने मेरे बेटे के साथ इतना गलत। तभी मंदिर की घंटियां बजने लगती है। वो खुद को रोक नहीं पाती, मंदिर के अंदर जाती है, घंटे बजाती है और कहती है कि बहुत गलत किया है, एक माँ की पुकार आपको सुननी पड़ेगी, मेरे बेटे के जीवन में खुशियाँ आपको वापस लानी पड़ेगी। द्वारकाधीश आप इस तरह से चुपचाप नहीं रह सकते हो, मेरी पुकार सुनो। सुबह सुबह दर्श के कमरे का अलार्म बजता है, वो सोकर उठता है, न्यूज़ लगाता है। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही अपनी ज़िंदगी जी रहा है। उठकर अपने वार्डरोब तक जाता है। उसकी माँ ने हर हैंगर पर कलर्स की चिट लगा रखी है, जिसे छूकर उसे पता चल जाता है कि कौन से कलर का कपड़ा है। वो अपनी अलमारी से अपने कपड़े तक छांट लेता है। पसंद करके वो रेड कलर की टी शर्ट सेलेक्ट करता है। इधर अपनी बहन के ससुराल में सुबह सुबह नंदिनी सोकर उठती है, पूरा किचन चमका देती है। ढेर सारे पकवान बना रही है, लड्डू बना रही है, नाश्ता बना रही है, थेपले बना रही है, फटाफट सारा काम निपटा देती है। तभी उसकी बहन की सास और गुंजन किचन में आते हैं। अपना ही किचन देखकर चौंक जाते हैं। गुंजन कहती है कि बा ये हमारी ही रसोई है क्या, इतनी चकाचक तो आज तक नहीं देखी। वो एक प्लेट उठाकर देखती है, कहती है इसमें तो हम मुंह भी देख सकते हैं। नंदिनी कहती है काकी आपके घर के दोपहर के खाने का टाइम तो मुझे पता नहीं था, मैंने इसी वक्त सब कुछ बना दिया है। काकी को चाय देती है, गुंजन को हल्दी वाला दूध देती है। इधर हम देखेंगे कि राजवी अपनी मिठाई की दुकान में 20-20 किलो मिठाइयाँ ज़्यादा बनवा रही है और आज के लिए एक स्कीम चलाई है जिसमें कि वो 20% डिस्काउंट भी दे रही है। दर्श कहता है कि मुझे पता है माँ ऐसा क्यों कर रही है, आज जरूर माँ ने द्वारकाधीश की क्लास ली होगी। जब भी माँ ऐसा करती है मिठाइयाँ सस्ती कर देती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सस्ती मिठाइयाँ खरीदें, द्वारकाधीश को चढ़ाएं और इनकी दुआ कबूल हो जाए। माँ की हर बात बेटा समझता है। माँ इस बात पर चिढ़ जाती है और हंसती भी है। तभी दादाजी भी आते हैं। वो बेचारे अपने 3000 कदम का टारगेट पूरा कर चुके हैं। आज दर्श को एक फोटो एग्जीबिशन में जाना है। वो अपने दादाजी से कहता है कि आप मेरे साथ चलिए। दादाजी कहते हैं अरे इतना तो चल चुका हूँ और चलाएगा क्या, लेकिन चल तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो उसके साथ जाने लगते हैं। दर्श अपनी माँ को बताता है कि कल एक लड़की मिली थी जिसने मुझे लफंगा कहकर पुकारा। माँ को बहुत गुस्सा आता है, कहती लफंगा, किसकी हिम्मत है जो मेरे बेटे को लफंगा कहे। वो कहता है नहीं माँ ये तो अच्छी बात है, उसे मैं इतना नॉर्मल लगा कि उसे लगा कि मैं उसे घूर घूर कर देख रहा हूँ, उस पर बुरी नजर डाल रहा हूँ। बेटा तो वहाँ से चला जाता है। माँ सोच में पड़ जाती है कि ये बात तो सही है, द्वारकाधीश मुझे भी उस लड़की से जरूर मिलाना जो मेरे बेटे को इतना नॉर्मल समझती है। बस आज इतना ही। अब मंडे को हम देखेंगे कि दर्श अपनी माँ से कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन तेरी पसंद की हुई लड़की से मैं मिल जरूर लूँगा। माँ कहती है कि बेटा बात नज़र की नहीं नज़रिए की है, और यही बात नंदिनी भी कहती हुई हमें नज़र आएगी। तो क्या इन दोनों की मुलाकात अगले हफ्ते होने वाली है? खैर मुलाकात तो कई बार हो चुकी है, लेकिन वैसी वाली मुलाकात जो कहानी को आगे बढ़ाए ये अगले हफ्ते ही पता चलेगा। तो आप देखते रहिए इस सीरियल को और मुझसे अपडेट्स भी लेते रहिए। मंडे को फिर मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।